आप सभी का स्वागत है ए ग्रेड क्लासेस पर। सो फ्रेंड्स, ये जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। किस तरीके से हम लोग हमारा जो बैच है उसको रन करने वाले हैं, चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्लास 1 है ये, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है और किस तरीके से बिल्कुल बेसिक से हम लोग चीजों को कवर करते हुए और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। बाकी की जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे बैच में मिल जाएंगी, बट ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। तो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि जो एग्जामिनर पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस समय हमारे एग्जाम्स में पूछ रहे हैं और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों अलग अलग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट की, तो यहाँ पे एक लाइन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ बेस्ड क्या होते हैं, उनके फेस होते हैं और उसके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे और अच्छे तरीके से। सर्कल बेस्ड एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उसके बाद में स्क्वायर बेस्ड एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है, और ट्राइंगुलर बेस्ड भी अब एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप है वो होने वाला है। अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग चीजें कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सर्कल बेस्ड एग्जांपल लेता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 तरह के पजल सॉल्व करेंगे। पहला जो हमारा पजल होगा, ध्यान से समझिएगा, पहला जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट होगा उसमें मैं आपको करवाऊंगा सिर्फ इनसाइड फेस के। ये हमारा पहला टाइप होगा इस टाइप के पजल का। जैसे अगर सर्कल बेस्ड की बात की जाए तो सबसे बेसिक जो टाइप होता है वो हम लोग करेंगे। उसके बाद में हमारा जो सेकंड टाइप होगा सर्कल बेस्ड का, उसमें होगा सम फेस इनसाइड सम फेस आउटसाइड। इस तरीके से ये हमारा सेकंड वाला टाइप होगा इस टाइप की जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है उनको सॉल्व करने का। और इसी में अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं तो सम फेस इनसाइड सम फेस आउटसाइड इस तरीके से होगा। और प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें आपका ऐड हो जाएगा वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के साथ में होंगे ये, लाइक वो किसी सिटी से भी हो सकते हैं पर्सन, उनको अलग अलग फ्रूट भी पसंद हो सकता है, वो एक वेरिएबल के साथ में होगा। और जो फोर्थ टाइप आपका होगा सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल वाला, उसमें लाइक इस तरीके से होगा कि सम फेस इनसाइड सम फेस आउटसाइड इस तरीके से। और इसमें क्या होगा, इसमें होंगे दो आपके वेरिएबल्स होंगे, इसमें क्या होंगे आपके 2 वेरिएबल्स होंगे, इसमें आपके 1 वेरिएबल थे। तो ये आपके 4 टाइप के तो सिर्फ और सिर्फ सर्कल बेस्ड के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद में इसी तरीके से स्क्वायर बेस के करेंगे, इसी तरीके से ट्राइंगुलर बेस के करेंगे। लाइन बेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। एक क्या होता है, ओनली नॉर्थ फेसिंग होता है। फिर सेकंड वाला टाइप क्या होगा, नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग इस तरीके से। उसके बाद में क्या होगा, इनके साथ में एक एक वेरिएबल, 1 वेरिएबल हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग के साथ में। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। इसमें लेकिन एक चीज आपकी ऐड हो जाती है। इसमें क्या ऐड होगा, इसमें आपकी एक रो बेस, डबल रो बेस भी आती है। इन्होंने किस तरफ फेस किया हुआ है, साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, और इन पर्सन ने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। इसी तरीके से अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, पजल की बात करूं तो मंथ बेस और डे बेस पजल बहुत पूछा जा रहा है, इसको कवर करेंगे अच्छे से। ईयर बेस पजल करेंगे, बॉक्स पजल करेंगे, फ्लोर बेस पजल करेंगे, फ्लैट एंड फ्लोर बेस पजल भी करेंगे। दोनों अलग अलग टाइप्स की होती हैं, दोनों में आपको करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पजल में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में हर बार, और यहाँ पे हम 20 में से 20 स्कोर करके आने वाले हैं। और ये डुएबल भी है, मैंने खुद ने भी किया है, आप लोगों के सामने मैं बहुत बार शेयर भी कर चुका हूँ। ये बिल्कुल डुएबल चीज है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे रीजनिंग का, जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे। अब चलते सीधा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मैंने आपके लिए फ्लोर बेस पजल रखा है। आप एक काम करो, वीडियो को एक बार पॉज करो, यहाँ पे एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। अगर आप एक बिगिनर भी हो तो एक बार कोशिश जरूर करना। उसके बाद में आपको क्या सीखना है, अप्रोच, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो अप्रोच होती है, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से उसको एंड करेंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट सेशन है, यहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। पहले आप ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको आप लोग सॉल्व करोगे, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिएगा, ये एक फ्लोर बेस पजल है। अ बिल्डिंग हैज 8 फ्लोर नंबर्ड 1 to 8। एक बिल्डिंग है जिसमें 8 फ्लोर है, नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, मैं हिंदी में भी आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। एक बिल्डिंग है जिसमें सबसे नीचे वाला फ्लोर जो है फ्लोर नंबर 1 है, और सबसे ऊपर वाला क्या है, फ्लोर नंबर 8 है। ये नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है, इन सच अ मैनर दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर अबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन सच दैट द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। जो सबसे ऊपर वाला है उसको नंबर 8 दिया गया है। उसमें 8 पर्सन भी रहते हैं, उन 8 पर्सन के नाम क्या क्या दिए हुए हैं, P, Q, R, S,
T U V W, ये उन 8 पर्सन के नाम आपको दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये आपका फ्लोर बेस्ड पजल का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके लेवल को भी इंक्रीज करते हुए चलेंगे। एंड यहाँ से आपका जो पजल है वो स्टार्ट हो रहा है, आर लिव्स ऑन 3rd नंबर फ्लोर। अब देखो, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पहले ही यहाँ पे 8 फ्लोर बना लिए। फ्लोर नंबर 1 सबसे नीचे है, फ्लोर नंबर 8 जो है वो सबसे ऊपर है। इसी तरीके से इंक्रीज होते हुए 2 3 4 5 6 7 और 8 आपको बना लेने हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि फ्लोर बेस्ड पजल में और या किसी भी पजल में हमेशा आपको 2 कंडीशन बना के चलनी है। स्टार्टिंग से ही 2 कंडीशन बना के चलनी है, क्योंकि अगर एक कंडीशन हमारी गलत हो जाती है तो हम दूसरी कंडीशन पे स्विच कर जाएंगे बहुत जल्दी, बिना टाइम को वेस्ट किए। तो उसने क्या बोला था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आर जो है वो 3rd नंबर वाले फ्लोर पे रहता है। तो आर अगर 3rd नंबर के फ्लोर पे है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आर बैठे हुए। एक कंडीशन मेरी ये बन गई, और दूसरी वाली कंडीशन मैं इसके लेफ्ट में लिख लेता हूँ ताकि मुझे 2 बार 8 फ्लोर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों कंडीशन पे मैंने 3rd नंबर पे आर को लिख लिया। अगली वाली लाइन को पढ़ते हैं। अगली वाली लाइन पे क्या लिखा हुआ है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर आर एंड वी। आर और वी के बीच में 2 लोग रहते हैं। अब ध्यान से समझना इस चीज को, आर और वी के बीच में 2 लोग रहते हैं। तो आर कितने नंबर पे रहता है, ये तो डेफिनेट है हमारे पास में, हम देख पा रहे हैं कि नंबर 3 पे आर रह रहा है। तो आर और वी के बीच में 2 लोग रहते हैं। अब देखो, अगर आर से आप नीचे की तरफ जाओगे तो आर से नीचे टोटल कितने लोग रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं, क्योंकि नंबर 2 और नंबर 1 ये 2 लोग यहाँ पे आर से नीचे रह रहे हैं। लेकिन आपको क्या बोला गया था कि आर और वी के बीच में 2 लोग रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि v को फिर आपको और नीचे लेके जाना पड़ेगा, और वो इसमें पॉसिबल नहीं है। वो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि टोटली r से नीचे 2 पर्सन बचे हैं बस। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो नंबर 4 को छोड़ा, नंबर 5 को छोड़ा, नंबर 6 पे कौन हो जाएगा, v हो जाएगा। तो r और v के बीच में दोनों तरफ सेम कंडीशन बन रही है, तो दोनों तरफ हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि r हमारे पास में ऑलरेडी बन चुका था, इसलिए हमने डायरेक्ट हमारे जो पजल है उसमें चीजों को पुट कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, W lives on the floor immediately above the floor Q। W जो है वो एकदम ऊपर रहता है किसके, फ्लोर Q के। तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन में देखो, W नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, Q नजर आ रहा है, वो भी नजर नहीं आ रहा। तो हम साइड में लिख लेते हैं। हमने साइड में लिख लिया एक डाटा इस तरीके से कि W जो है वो Q के इमीडिएट ऊपर है ना, बीच में हमने कोई फ्लोर नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल इमीडिएट ऊपर है, या फिर आप एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे लिख सकते हो, आई एम का मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इमीडिएट वाले दोनों के दोनों नेबर्स हैं। यही लिखा हुआ है, W lives on the floor immediately above the floor Q। ओके, इसका हम यूज करेंगे आगे जब भी हम लोग यहाँ पे इसको कंफर्मली लिख पाएंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर T एंड U। T और U के बीच में सिर्फ एक पर्सन रहता है। अब देखो इस वाली कंडीशन में देखो आप, ना तो आपको T नजर आ रहा है, ना आपको U नजर आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक पर्सन बैठा है। तो अब T ऊपर होगा या U ऊपर होगा हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में आप देखो, T lives above U। T जो है वो U से ऊपर रहता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर T जो है वो U से ऊपर रहते हैं तो ये एक पर्सन इनके बीच में हो जाएगा, और T और U इस तरीके से हमारा बन जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, ताकि अगर आप एक बिगिनर भी हो तभी भी आपको कोई इश्यू यहाँ पे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखो, आप लिखा हुआ क्या है कि ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर R एंड S। R और S के बीच में सिर्फ एक पर्सन रहता है। तो अब देखो दोनों कंडीशन पे आपके पास में R है, तो हो सकता है कि R से नीचे S रहता हो, पॉसिबल है, क्योंकि R से नीचे कौन, 2 नंबर वाला, और फिर 1 नंबर पे कौन हो सकता है, S हो सकता है। तो एक कंडीशन पे मैंने S को 1 नंबर पे बना लिया, और मे बी कि वो S जो है वो R से ऊपर भी हो सकता है। तो एक कंडीशन पे मैंने R से ऊपर बना लिया किसको, S को। ठीक है, अब आपके पास में 2 अलग अलग कंडीशन हो गई है। अब अगर एक कंडीशन गलत हो जाती है तो दूसरी कंडीशन पे हम लोग इमीडिएटली क्या कर देंगे, स्विच कर जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, S lives on any floor below the floor T। S जो है वो T से नीचे रहता है, T से बिल्कुल नीचे रहता है, ये बात तो नहीं बोली गई, इमीडिएटली तो नहीं यूज हुआ है। इसका मतलब वो T से नीचे रहता है। यहाँ पे इस तरीके से आप एरो करके लिख सकते हो कि T से नीचे कौन रहता है, S रहता है। कितना नीचे रहता है हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि T से वो नीचे ही रहेगा। ओके, अब हमारा जो पजल है वो कंप्लीट हो गया। हमने जितना भी डाटा था उसको पिक कर लिया, जो भी कंफर्म चीजें थी वो हमने हमारे पजल में लिख ली है।
अब उसका कोई यूज नहीं है। अब हमारे पास में ये 3 कंडीशन दी हुई है, इन तीनों कंडीशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और हमारा जो पजल है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसको यूज करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा अब इन तीनों को कैसे यूज करना है आपको। देखिए W और Q तो इमीडिएट नेबर्स हैं, वो तो एक साथ ही आने वाले हैं। तो अगर मैं राइट साइड वाली कंडीशन की बात करूं, इस वाली कंडीशन की बात करूं, तो इस वाली कंडीशन पे या तो वो 7 और 8 पे आ सकते हैं, ध्यान से समझना मैं W और Q की बात कर रहा हूँ, या फिर वो 2 और 1 पे आ सकते हैं। इनके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे जिसपे W और Q आ सकते हैं। लेफ्ट साइड की अगर बात करूं तो सेम 8 और 7 बचा हुआ है, 5 एंड 4 बचा हुआ है। यही दो कंडीशन है जिनके ऊपर W और Q आ सकता है। ये हमने देखते हमें पता चल जाएगी। ओके, तो यहां से हम लोग इस चीज को लेकर कंफर्म हो गए। लेकिन इसके साथ में एक और दिया हुआ है कि टी और यू के बीच में एक ही पर्सन बैठना चाहिए। तो अब आ जाओ राइट साइड वाली कंडीशन पे आ जाओ पहले, है ना, इस वाली कंडीशन पे आ जाओ। आपको टी को बिठाना है और टी से बिल्कुल नीचे एक पर्सन आपको स्किप करना है और उसके बिल्कुल नीचे यू को बिठाना है। तो आपके पास में देखो, अगर आप टी को 7 नंबर पे बिठाओगे तो एक पर्सन वी छोड़ के आप फिर यहाँ पे यू नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी एस लिखा हुआ है। इसका मतलब टी जो है वो 7 नंबर पे नहीं आ सकता। देखो ये बिगिनर हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस भी की हुई है ना तो आप पिक कर जाओगे इस तरह की चीजों को कि टी 7 नंबर पे नहीं आ सकता, टी 8 नंबर पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि एक पर्सन अगर मैं छोड़ भी देता हूं तो यहाँ पे ऑलरेडी वी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं यू नहीं लिख पाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, टी यहाँ पर भी नहीं आएगा, यानी कि टी 8 नंबर पे भी नहीं आएगा, 7 नंबर पे भी नहीं आएगा, नीचे तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि टी से एक पर्सन छोड़ना पड़ेगा और फिर यू को लिखना है। इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि टी मेरा यहाँ पे आएगा और यू मेरा एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे आएगा। ओके, ये कंफर्म है राइट हैंड साइड वाली चीज को। और लेफ्ट हैंड साइड वाले पे अभी भी हमारे पास में कंडीशन है, टी में भी यहाँ हो सकता है तो यू यहाँ हो जाएगा, और टी मेरा 4 नंबर पे हो सकता है तो यू मेरा 2 नंबर पे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा हूँ टी और यू को। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान से समझो कि W और Q तो एक साथ आने वाले हैं और बिल्कुल ऊपर नीचे आने वाले हैं। तो देखो एक ही कंडीशन बची है W और Q की, W यहाँ पे मैंने लिखा और मैंने Q को यहाँ पे लिख दिया, और S जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। लेकिन इस कंडीशन ने क्या कहा था, इस कंडीशन ने कहा था कि T से नीचे आएगा S, T से नीचे S आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो T से ऊपर आ गया S, देख पा रहे हो आप। इसका मतलब ये पजल तो गलत हो गई, ये वाली कंडीशन तो क्या हो गई है, गलत हो गई है, इसका कोई भी हम यूज नहीं कर सकते। अब लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन पे आ जाओ सर, क्योंकि वो तो गलत हो गई है। अब वहां से स्विच करके राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन पे आना है, तो 3 तो हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए कंफर्म है। अब एक और चीज ध्यान से समझो, टी से नीचे कौन है, एस है, तो इसका मतलब टी को एस के ऊपर लिखना है, हम कहीं पर भी बिठा सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने डब्ल्यू और क्यू को बिठाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैंने डब्ल्यू को यहाँ पे और क्यू को यहाँ पे बिठा दिया, तो फिर टी को नहीं बिठा पाओगे आप, क्योंकि अगर आपने टी को 7 नंबर पे भी बिठा दिया तो यहाँ पे यू नहीं लिख सकते। टी को आपने अगर 8 नंबर पे भी बिठा दिया तो 6 नंबर पे यू को आप नहीं लिख सकते, क्योंकि बाकी की जो आपकी पोजीशंस है वो ऑलरेडी जो अलग अलग नेम के पर्सन है वो वहां पर एक्वायर कर चुके हैं। तो यहाँ पर W और Q नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर W और Q नहीं आ सकता तो फिर W और Q का सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंडीशन बचा है, और T और R के लिए भी, सॉरी T और U के लिए भी फिर यही वाला कंडीशन बचा है, और ये हमारा कंफर्म हो जाता है। जो तीसरा हमारा था T से बिल्कुल नीचे, सॉरी T से नीचे S होगा, तो T मेरा 4 नंबर पे है और S मेरा 1 नंबर पे है, वो कंफर्म हो जाता है। यानी कि ये वाली कंडीशन गलत थी, इसको हटा दूं मैं, किसी काम की नहीं है ये वाली कंडीशन। ओके, देखो बिल्कुल बेसिक से समझाया मैंने, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपको एक एक चीज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब नंबर 5 पे कौन आएगा, नंबर 5 पे सर जो बच गया वो आ जाएगा। देखो पी को आप बैठा चुके हो, पी को नहीं बैठाया आपने, तो पी के लिए यहाँ पे लिख दो कि पी कौन आ जाएगा, नंबर 5 पे आ जाएगा। ओके, क्लियर है। इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, ये फ्लोर बेस्ड पजल आपको बनानी है, लेकिन ये तो बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। अभी हम लोग और भी करेंगे हमारे बैच में, हम इसके लिए वही वेरिएबल के साथ में भी करेंगे, 2 वेरिएबल के साथ में भी करेंगे, अभी तो बहुत लेवल इंक्रीज होगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन बनाओ आप लोग। अगला क्वेश्चन है एक मंथ बेस आपका पजल दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें बॉक्स पजल, फ्लोर पजल और मंथ बेस पजल, ये 3 पजल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं इस बार। तो इसको आप समझ लो, इसका जो बेसिक पार्ट है वो आप लोग समझ लो। क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी तक आपने बना लिया होगा, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हम चलते हैं इसके सीधा सॉल्यूशन पे, और यहाँ पे मैंने आपके लिए टेबल बना ली है यहाँ पे, ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ जाओ, समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया था कि PQRST एंड यू हैविंग बर्थडे इन डिफरेंट मंथ, नेमली जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये आपको 6 महीने बता दिए गए। अब एक चीज मेरे ध्यान से सुनना,
कि कभी भी मंथ्स की बात होती है लाइक जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर, तो इनके जो नंबर ऑफ डेज हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 31 डेज जनवरी में, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, इनको आप साथ में लिख लोगे क्योंकि एग्जामिनर ने अभी तक जितने भी मंथ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं ना उनमें उन्होंने डेट को जरूर इंक्लूड किया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेना, आपको क्या मिलेगा, डेट हमेशा इंक्लूड की हुई मिलेगी। तो इनकी जो डेट्स है वो भी आप लोग साथ में लिख लेना। हमारी अप्रोच क्या होगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाई है उससे आपका डाउट जो है वो कई हद तक क्लियर हो गया होगा कि पहले हम लोग सभी के सभी क्या लिखेंगे, मंथ्स को लिखेंगे, जितने भी मंथ्स है उनको हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ डेज के साथ में। ये आपकी कंडीशन नंबर 1 है और ये कंडीशन नंबर 2 है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है इसलिए मैंने 2 बनाई है, बाकी मैं क्या कर सकता था, यहाँ पर मान लीजिए मैं नेम लिख रहा हूँ तो नेम के साथ में ही मैं एक छोटा सा यहाँ पर पार्ट एक और कर देता और नेम यहाँ पर मैं कर देता, तो मेरे जो भी नेम थे मैं इन दोनों कंडीशन पे उनको यूज कर लेता। लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने पूरी की पूरी 2 टेबल बना दी है। ओके, करें क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा, क्यू हैव हिज बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 डेज। क्यू का जन्मदिन उस महीने में है जिसमें 30 दिन होते हैं। अब 30 दिन के आपके पास में मंथ देखो, एक तो अप्रैल मंथ है और एक आपका नवंबर मंथ है, 2 ही महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। तो क्यू का जन्मदिन या तो अप्रैल मंथ को होगा या फिर वो नवंबर मंथ को होगा। तो दोनों कंडीशन पे बना लिया हमने क्यू को, या तो किस पे होगा, या तो अप्रैल के मंथ पे होगा क्यू या फिर नवंबर के मंथ पे होगा, फर्स्ट वाली हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर बोल रहा है देयर इज वन बर्थडे बिटवीन एस बर्थडे एंड क्यूज बर्थडे। एस और क्यू के बर्थडे के बीच में एक बर्थडे आता है। तो देखो क्यू से हम ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर सिर्फ एक बचा हुआ है, अगर एक हमें बीच में स्किप करना है तो एस को फिर यहाँ लिखना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इस वाली कंडीशन पे नीचे आ जाएंगे। तो एस मेरा यहाँ पे हो जाएगा, क्यू और एस के बीच में एक यहाँ पे पर्सन का बर्थडे क्या हो जाएगा, एक पर्सन का बर्थडे आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्यू के बिल्कुल नीचे किसको, एस को, यहाँ पे एस को मैं लिख सकता हूँ। और राइट हैंड साइड वाली कंडीशन के नीचे नहीं जा सकते तो हम लोग एस को कहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे। तो एस और क्यू के बीच में एक पर्सन का बर्थडे आ चुका है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, देयर आर बर्थडे ऑफ 2 पर्सन बिटवीन पीज बर्थडे एंड एस बर्थडे। एस और पी के बीच में 2 पर्सन का बर्थडे है। अब ध्यान से फिर से समझो, अब एस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो एस के नीचे नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि 2 पर्सन तो हमें छोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे पी में नहीं लिख सकता, इसलिए एस के ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक पर्सन, दूसरा पर्सन और पी मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यही बोला गया है कि जो पी का बर्थडे है और जो एस का बर्थडे है उसके बीच में कितने, 2 पर्सन यहाँ पे बैठते हैं। क्लियर है, समझ गए आप लोग। एस और पी की जो कंडीशन दी हुई थी कि पी से ऊपर कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा, इस वाली कंडीशन पे ऊपर नहीं जा सकते हम तो पी एस से कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पी, 2 पर्सन छोड़ के। दोनों कंडीशन लेके चलनी है क्योंकि अगर एक कंडीशन गलत हो जाती है तो हम दूसरे वाले पे स्विच कर जाएंगे, बहुत जल्दी, हमें टाइम नहीं लगेगा। अभी आप लोग देखिएगा जब ये कंडीशन गलत होगी तो कितना जल्दी हम लोग आंसर पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पर क्या लिखा हुआ है, टीज बर्थडे इज नॉट इन जनवरी। टी का जो बर्थडे है वो जनवरी में नहीं है, तो यहाँ पर मैं छोटा सा लिख सकता हूँ कि टी जो है वो जनवरी में नहीं आ सकता, और इस वाली कंडीशन पे तो ऑलरेडी पी आ चुका है जनवरी पे, तो इस पे तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है, अच्छा कॉमा लगा के लिखा हुआ था, तो देखो टीज बर्थडे इज नॉट इन जनवरी। टी का बर्थडे जनवरी में नहीं है बट आफ्टर आर्स बर्थडे, लेकिन आर के बर्थडे के बाद में कहीं पे किसका जन्मदिन है, टी का जन्मदिन है। ये कंडीशन आपको दी हुई है तो इसको भी हमने साइड में लिख लिया। नेक्स्ट आपकी कंडीशन क्या दी हुई है, यूज बर्थडे इज इन द मंथ विच हैज 31 डेज। यू का जन्मदिन उस महीने में है जिसमें 31 दिन होते हैं। अब एक चीज देखो, 31 दिन के लिए आपके पास में कितनी कंडीशन बची है, 31 दिन लेफ्ट वाली कंडीशन पे मई में भी है और 31 दिन दिसंबर में भी है, तो हम लोग श्योर नहीं है कि वो किस दिन में आएगा। ओके, यहाँ पे 31 दिन जनवरी में भी है, उसके बाद में अक्टूबर में भी है, तो यहाँ पर भी 2 महीने बचे हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग कंफर्म नहीं है कि जो बर्थडे है वो 31 डेज वाले में कौन से महीने में होगा। लेकिन अगर आप उसको कंप्लीट पढ़ोगे तो एक कंडीशन आपको दी हुई है कि यू का जो बर्थडे है वो 31 डे वालों में तो है बट आफ्टर टीज बर्थडे, वो टी के बर्थडे के बाद में है। टी का बर्थडे कभी भी होगा उसके बाद में कहीं किसका बर्थडे है, यू का बर्थडे। ओके, और लास्ट में एक लाइन दी गई है कि पी इज बोर्न आफ्टर एस। पी का जो जन्मदिन है वो एस के बाद में है। तो अब देखो पी का जो जन्मदिन है वो एस के बाद में है। ये जो लास्ट लाइन आपको दी हुई है ना, इसने आपका बहुत सा डाउट क्लियर कर दिया। कैसे कर दिया सर,
क्योंकि आपने जो बनाया हुआ है ना आपके कंडीशन, उसमें देखो S से ऊपर P लिखा हुआ है इसमें तो, और इसमें S से नीचे लिखा हुआ है, और यही बोला गया है कि P का जो जन्म है वो S के बाद में हुआ है। तो अगर S के बाद में हुआ है तो सर S से पहले तो हो ही नहीं सकता वो, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन है ये आपकी गलत हो जाएगी, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, राइट हैंड साइड वाली जो कंडीशन है वो आपकी बिल्कुल सही कंडीशन है यहाँ पे। अब एक और चीज देखो, टी जो है वो जनवरी में नहीं आ सकता, तो ये जनवरी में टी नहीं आएगा, और टी जो है वो आर से नीचे भी आना चाहिए। दोनों कंडीशन है आपके पास में, टी एक तो जनवरी में नहीं आएगा और टी जो है वो आर से नीचे आना चाहिए। अब देखो, अगर मैं टी को यहां लिख देता हूं, ध्यान से समझना कि टी ऑलरेडी जनवरी पे तो आ नहीं सकता, तो सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, एक तो अप्रैल और एक अक्टूबर। तो अगर मैं अक्टूबर पे टी को लिख देता हूं, तो फिर टी से नीचे किसका जन्म है, यू का जन्म है, तो मैं यू को नहीं लिख पाऊंगा। तो इसलिए जो टी है वो आपका कहां पे नहीं आएगा, अक्टूबर के महीने में नहीं आएगा, तो वो कहां पे आ जाएगा, आपका अप्रैल के महीने में आ जाएगा टी। और टी से नीचे कौन है, यू का जन्मदिन, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। और आर का जन्मदिन टी से पहले है, यहाँ पे इस वाली कंडीशन पे लिखा हुआ है ना कि आर के नीचे कहीं टी आएगा, तो आर आप यहाँ पे लिख सकते। तो इस तरीके से आपका जो मंथ बेस पजल था, जिसमें कुछ 6 पर्सन दिए हुए हैं, उनकी बर्थ वाले मंथ दिए गए थे, वो आपको मैंने सॉल्व करवा दिया है। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन बेसिक से मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरीके के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको बैच में ना वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे 50+ क्वेश्चन, तो इतना मैं वादा करता हूँ। और 100+ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए PDF भी मिल जाएंगे। तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया हुआ है मैंने। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत बेस्ट आपके लिए बैच होने वाला है ये। IBPS RRB IBPS क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है। बहुत हेल्प करने वाला है आपको। इसमें हम लोग GA भी करने वाले हैं पूरे साल का, इंग्लिश भी करेंगे, इसमें हम लोग रीजनिंग भी करेंगे, और इसमें हम लोग मैथमेटिक्स भी करेंगे। तो कंप्लीट होने वाला है, और इसमें प्लस आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, यानी कि सभी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मैंने प्रोवाइड करवा दी है, तो आपको फिर दूसरी जगह पे भी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल के लिए थैंक यू।